अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे समी इब्राहिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुल्क की तारीखी बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। शदीद गर्म मौसम में हर 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद 4 घंटे की लोड शेडिंग और उसके बायस फिर पानी की शदीद किल्लत। ऐसी सूरत हाल में हम सब जाएं तो कहाँ पर जाएं? ना दिन को चैन है ना ही रात को सुकून। ऊपर से फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने तो नफ्सियाती मरीज बनाकर रख दिया है आवाम को। आवाम के सब्र का पैमाना इतना लबरेज हो चुका है कि उन्होंने मसले के हल के लिए अब सड़कों पर डेरे लगा लिए। लेकिन हमारे इन हुक्मरानों का क्या किया जाए जो एयर कंडीशन की बदौलत ठंडे कमरों में चैन की नींद सोने वाला साहिब इक़्तिदार तबका है। अवाम की तकलीफ का ये तबका अंदाजा लगा ही नहीं सकता, इसीलिए मुजाहिरे, एहतजाज और तोड़फोड़ इन्हें टच से मस भी नहीं करते। हम अपने प्रोग्राम के जरिए हुक्मरानों से बार बार ये इल्तिजा करेंगे कि खुदारा अवाम पर तर्ज खाएं, और अगर वो अवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते तो इन्हें इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने का कोई हक नहीं। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम एक बात करेंगे कि हैरत अंगेज खबर यह है कि कराची पुलिस ने ताजिरों को असलहा लाइसेंस देकर सेल्फ डिफेंस में भत्ताखोरों को गोली मारने का इख्तियार दे दिया है। इस फैसले से सिंध पुलिस की जहनी और जिस्मानी अहलियत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है और ये साफ जाहिर है कि वो कराची में अमन कायम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अगर ऐसा ही है तो फिर पुलिस घर बैठकर तमाशा देखे और शहरी अपनी जानें ज़ाया करते रहें, क्योंकि एक बच्चा भी सिंध पुलिस के इस फैसले में कई नकाइस की निशानदही कर सकता है। एक ये कि क्या ये फैसला कत्ल गारत का खुला लाइसेंस और एक बहाना नहीं है? अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर गोली खाने वाला भत्ताखोर था या आम शहरी? जाती दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया या किसी और वजह से? और दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ताजिर भत्ताखोरों को सेल्फ डिफेंस में गोली मारते भी हैं तो फिर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फौजिया वहाब की, जो कि कल रात इंतकाल कर गई। 3 हफ्ते पहले पित्ते के ऑपरेशन के दौरान वो कोमे में चली गई थी। हालत ज़्यादा ख़राब होने पर वो कल हमेशा के लिए इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। उनकी नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इन तमाम खबरों पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आज का सवाल भी आपसे शेयर कर लें। सवाल हमारा ये है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा बहरान है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इन मौजूदा बहरानों से निजात कैसे हासिल कर सकेगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काल साहब और समी साहब से आज के दिन की खबरें लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की हम खबरें क्या हैं, सबसे पहले काजी साहब से ले लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, बिजली तो है नहीं मगर बिजली का बिल बड़ी आबोताब से मौजूद है। ₹1.98 बढ़ गया। इस पर क्या बात करनी है? बहरहाल ये एक बुरी खबर है, सवेरे सवेरे शेयर कर लेते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दूसरी खबर ख़ास तौर पे मैंने आज जो की है मुंतखब, वो है बलूचिस्तान के हवाले से। शाजिया, बलूचिस्तान में अब जो अफ़गानिस्तान जो हब था एक प्रॉक्सी वार का, अब अफ़गानिस्तान नहीं रहा, अब वो बलूचिस्तान बन गया और ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है। और वहाँ पे जो प्रॉक्सी वार से मुराद ये कि ज़मीन आपकी है, लड़ने वाली ताकतें बैरूनी हैं। तो वहाँ पे ये एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 2 तरह की प्रॉक्सी वार जारी हैं। एक तो चाइना और अमेरिका का आपस में है और जितने नेशनलिस्ट हैं ये बटे हुए हैं इसमें। और दूसरा अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान की ये जो एथनिक वायलेंस हो रही है, ये जो मजहबी खून खराबा वहाँ पे किया जा रहा है, इस हवाले से ये भी एक बड़ा, तो क्या हम कैसे निपटे इससे? और हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हेड करते हैं किबला हमारे जो रहमान मलिक साहब हैं, तो वो किस हद तक इसमें इफेक्टिव हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर भी कुछ कम दिलचस्पी है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, जिसने बड़ा हरासा कर दिया है अमेरिका को, और इस हवाले से 28 तारीख को इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे तेल और वहाँ पे कॉपर की बहुत बड़ी एक ज़ख़ीरे हैं। $1.5 ट्रिलियन के लगभग वहाँ जो है अफ़गानिस्तान में कॉपर है, वो चाइना घुसाया। और चाइना ने किया क्या? उसने जो मुआहदे किए उसमें 70% प्रॉफिट का हिस्सा उसने अफ़गानिस्तान को ऑफर कर दिया ताकि कॉन्ट्रैक्ट वो जीत सके, और वो उसने ले लिए 30% और साथ रॉयल्टी भी देगा 5-7%। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान में बेशुमार आयल भी है नॉर्थ की साइड पे, तकरीबन ये 2 अरब बैरल बनता है, 2 बिलियन बैरल जो खासा है।
तो अब ये असल में अब बात यहाँ समझने की है कि ये जो लड़ाई हो रही थी, ये तालिबान और ये टेररिज्म और ये दहशतगर्दी, ये कहानी होती है, ये ऊपर बयान फरमाई जाती है। नीचे बात ये होती है कि आप ताराज करें उनके वसाइल को। अब हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट जंग की सूरत में तो अमेरिका ने की, लेकिन मगर घुस अमेरिका चाइना आया। तो ये और पाकिस्तान को भी बाहर रखा उसने, पाकिस्तान की आयल कंपनी जो भी यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, इस पर बात करेंगे शाजिया। और फिर एक और बड़ी अहम खबर, ये भी तकरीबन हमारे इस रीजन के हवाले से है, वो ये कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और ये कोरिया वगैरह ब्रिक्स जिन्हें कहते हैं, यहाँ जबकि बाकी दुनिया की मैशतें बैठ रही थी तो ये बहुत तरक्की पे थे। और बैक वक्त ये हुआ है कि इनकी सब, और ख़ास तौर पर इंडिया की मैशत जो है वो बहुत बुरी तरह से स्टाल हो गई है। और वो जो एक बूम थी जो चलती रही पिछले 10 साल, अब उसका खात्मा लगता है। और ये एक मुल्क में नहीं हुआ, यूरोप अमेरिका का तो बोलो राम हो चुका है, हम इससे बात करते रहे। अब चाइना, इंडिया और ये जो ब्राज़ील और ये जो इकॉनमी जिन्हें आप मिरेकल इकॉनमीज कहते हैं, ये मिरेकल खैर से अब ये भी फारिग हो गया है। इस पर बात करेंगे शाजिया। और इसके साथ साथ एक हमने पहले एक खबर दी थी प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी, जिनको बड़ी कसमपुरसी की हालत में थे, 100 के करीब किताबें उन्होंने तस्नीफ की थी, आज उनका भी इंतकाल हो गया और आखिरी दिनों में बड़ी तकलीफ में वो रहे। तकरीबन 60 किताबों का उन्होंने तर्जमा किया था, 40 के करीब लिखी थी। तो हम क्या कैसे सलूक करते हैं अपने दानिश्वरों से, ये एक बात। ठीक, लेकिन आज प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बात करनी है अवाम की तकलीफ की। कहते हैं कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन पुरअमन एहतजाज अगर हुक्मरानों के कान नहीं खोल सकता तो जाहिर है कायसा फिर ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। सारा दिन कल लाहौर की सड़कों पर, फैसलाबाद की सड़कों पर, सड़कों पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो कुछ होता रहा आपके सामने है कि जाते जाते हुक्मरान हमें क्या देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन्हें इतना नहीं पता कि आने वाले दिनों में हमें वोट चाहिए। शाजिया, मुल्कों में मनसूबाबंदी की जाती है। आप देखते हैं कि आपकी आज इतनी आबादी है, ये आपकी ग्रोथ है, आबादी की शरह इससे बढ़ रही है। आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद कितनी सड़कें दरकार होंगी, आपको 5 साल बाद, 4 साल बाद कितनी बिजली दरकार होगी, ये एक तरीकाकार है, प्लानिंग होती है ना एक। अब यहाँ ये 1988 में इन्होंने जो मुआहदे किए थे, चलो शुक्र है तब भी कर लिए इन्होंने। ये सारा जो अब क्राइसिस आया, इसको किसी ने प्रिडिक्ट किया था। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो आज भी उतनी मौजूद है जितनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। हमें तो 16-17 हज़ार अगर मेगावाट मिल जाए तो हमारा तो अजाब ख़त्म हो जाता है। अब बात ये है कि प्रॉफिट की सस्टेनेबिलिटी नहीं, आप सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, आप वो प्रॉफिट दे ही नहीं सकते। और उसमें यह है कि आपने उन एनर्जी के रिसोर्सेज को टैप ही नहीं किया, मोबिलाइज ही नहीं किया, जो कि बहुत सस्ते हैं, और आप उन सोर्सेज पे चले गए जो बहुत महंगे हैं। लेकिन वजह सामने ये आती है ना कि कंपनीज कोई वाजिबात अदा नहीं कर सकते। तो क्या विफाक के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है? आए दिन तो फ्यूल एडजस्ट में हम लोगों से ये पैसे लेते रहते हैं। शाजिया, पैसा तो है मगर पैसा रियासत के पास नहीं है। फिर किसके पास? इंडिविजुअल्स के पास है, अफराद के पास है पैसा। रियासत के पास तो अब आपके 15 समथिंग आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए हैं, और अभी इन पे और भी प्रेशर आएगा। तो बात यह ना कि आप प्लानिंग करते हैं। अब मैं आपको अभी मैंने आपको एक खबर बताई थी, अब 1.8 या 1 समथिंग ट्रिलियन डॉलर का, ट्रिलियन डॉलर, आपको पता है $1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर का होता है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है 180 बिलियन डॉलर की। तो मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ। ये अब ये जो बलोचिस्तान जिसमें लड़ाई हो रही है, यहाँ जो रिकोडेक है, कोई कहता है 200 अरब डॉलर का वहाँ पे सामान पड़ा हुआ, हर चीज़ मौजूद है। यहाँ ज़मीन से आप निकाल सकते हैं, आप अपने आप को और आबादियों को इस अजाब से निकाल सकते हैं, मगर आप क्यों नहीं निकालते? उसकी वजह यह है कि जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो उसमें सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे मामला ये है कि कुछ अफराद के लिए पूरी कौम को आप यरगमाल बना देते हैं, और वही हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो अब अगर हम पैसे अभी इस तरह अदा नहीं करते, नवंबर तक अभी जिन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई है, तो क्या मतलब कि नवंबर तक इसी तरह लोड शेडिंग फिर होती रहेगी? जब तक आप ये साइकिल ठीक नहीं करते, 300-400 अरब रुपए के जो आपके इश्यूज हैं, उस वक्त तक ये होगा आप पैसे बंद करेंगे, वो बिजली बनानी बंद कर देंगे, और फिर क्राइसिस होगा बिजली। लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा हो रही है। पंजाब में इसमें देखो, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई पंजाब को टारगेट किया जा रहा है या कोई ऐसा इशू है। इशू ये है कि बिजली है नहीं। जब भी एक घर में अगर 5 अफराद रहते हैं, मिसाल इनके अपने घरों के लिए बिजली कहाँ से आ जाती है? नहीं, वो तो फिर ये तो एग्जाम्पशन में आते हैं ना, जैसे हाई कोर्ट में केस भी था कि इनकी बिजली नहीं रुकती। हाँ। मैंने साथ और भी बात शामिल कर दी थी, इन्हें बिल भी नहीं देना पड़ता, बिल आपको मुझे देना पड़ता है। मगर ये है कि ना यहाँ कोई प्लानिंग रही है। अब 4 सालों में 5 सालों में क्या किया इन्होंने? कौन सा मीनिंगफुल मनसूबा उन्होंने शुरू किया? रेंटल पावर्स का वो जो अजाब था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जान छुड़वाई उससे, जिस किस्म का वो काम। वरना बिजली पता नहीं और कितनी महंगी होती है, मैं क्या 40 रुपए 50 रुपए। अभी शॉर्टफॉल हमारा कितना? 8000 मेगावाट।
अभी तो कल परसों तक तो 6-7 हज़ार था, अब और बढ़ कल गया। की खबर है कि 8,000 मेगावाट से बढ़ गया। एक कॉलर है कराची से, अली हलाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल ये है कि यहाँ हुक्मरानों के तो 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती, यहाँ हमारी क्यों लाइट जा रही है? यहाँ जिस तरह, अब मैं अपने इलाके की बात करूँ या कराची से आगे अगर मैं बिलावल हाउस की बात करूँ, वहाँ तो आज तक कभी लाइट नहीं गई, हमने तो नहीं देखा वहाँ पे कोई लोड शेडिंग हुई, क्योंकि वहाँ हुक्मरान रहे हैं सारे। और यहाँ हमें साहब इतने बिल, अब ये जाते जाते भी हुकूमत ने हमें इतने, अब 11 रुपए 36 पैसे की ये हो गया यूनिट। अब ये पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या हमारे मुल्क में लोड शेडिंग कितनी कमी है? मुझे तो आज तक ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक, ये कब खत्म होगी? बहुत शुक्रिया। कल से देखो बड़ी अंडरस्टैंडेबल एक इनकी जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो क्या है? वो ये कि इस मुल्क के अवाम इस रियासत को चलाने के लिए पैसा फराम करते हैं, अपने टैक्सेस के जरिए चीज़ें वो पैदा करते हैं। ये जो मैनेजमेंट का नाम पे ऊपर बैठे हैं, हमारे मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जमहूरियत और कभी अमरीयत, और ये दोनों खेल आपस में चलते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब कि इनकी बिजली तो नहीं जाती। अभी हम बात कर रहे थे इनको बिल भी नहीं देना पड़ता। ये तो एग्जेम्पशंस हैं, और सबको एग्जेम्पशंस है। रियासत के जितने पिलर्स हैं, इनके जितने टॉप पे लोग बैठे हुए हैं। मुझे किसी के दर्द का एहसास तब होगा शाजिया, अगर मैं उस दर्द से गुजरूं। बिजली मुझे एहसास हो कि जब मैं एक गर्मी में एक कमरे में 4 बच्चों के साथ बैठा हूं और बिजली नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, यूपीएस तो दूर की बात। अच्छा, वो रुकनी नहीं है, आपकी तो बिजली नहीं रुकती। तो ऐसी सूरत में बाहर से कोई सरमायाकारी करेगा यहाँ पे आगे? ऑलरेडी आपके इंडस्ट्रीज लोग जो है वो बांग्लादेश वहाँ पर मूव करना शुरू हो गए। बाहर से सरमाकारी भी, ये पता नहीं ये बून है या बेन है, इस पर भी किसी वक्त बात करते हैं कि ये बाहर की सरमाकारी ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अफगानिस्तान में हो रही है, वो आपके एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। मगर यहाँ अमन अमान नहीं है। ये जो इकोनॉमिक मॉडल था बाहर से सरमाकारी करने का, इसमें जो बड़े बड़े मुल्क थे जहाँ बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, चाइना में आई, इंडिया में आई, और जगह पे आई, वहाँ पे क्या है शराबी में इंडिया का देख रहा था कि इंडिया का हालत ये है कि वो तकरीबन जितनी खुराक पैदा करता है उसके ऑलमोस्ट आधी वो गल सड़ जाती है, क्योंकि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है। यानी फल हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, सब्जियां हैं तो वो बर्बाद। देखिए, हम एक ही वक्त में आज़ाद हुए, एक ही वक्त में हम लोगों ने मुसीबतें भी देखी, अच्छे वक्त इंडिया की और पाकिस्तान की बात करी, लेकिन वहाँ लोड शेडिंग का ऐसा दौरानिया नहीं है, वहाँ लोड शेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इतना। ऐसा वहाँ दौरानिया बिल्कुल नहीं है। आप सही कहती हैं। और उस एक ही फ़र्क है हमारे और इंडिया का। फ़र्क यह है कि इंडिया, हम जो है हर वक्त एक ना टाइट रोप पे चल रहे हैं। वहाँ इंसानों से ऊपर की तो कोई बला नहीं है ना, इंसान ही है वहाँ पर। नहीं, वहाँ भी इंसान ही है, लेकिन बात यह कि हमें, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, जो उनका सोशल सेक्टर है ना, वो जाके अगर आप देखें तो इतना बर्बाद सोशल सेक्टर जो है वो अफ्रीका का भी नहीं है। तकरीबन कोई 83% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं वहाँ पे। या कोई हाँ ऐसा काम नहीं है कि जी अब हम फिर IMF की तरफ चल पड़े। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज, माना करप्शन वहाँ पे भी होती होगी, हर जगह करप्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होती होगी, लेकिन इस तरह के अवामी मसाइल वहाँ बहुत कम है। मतलब मेरा ख्याल है इतनी रूलिंग क्लास उनकी इनकॉम्पिटेंट नहीं है। हाँ। जितने हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंट हैं। और फिर ये तो देखते ही बाहर की तरफ हैं। अभी उधर आ रहे हैं, ये वालमार्ट वगैरह के लिए उन्होंने खोली अपनी मैशत। हमने मैशत 80s में खोल दी थी, उन्होंने थोड़ी लेट खोली है बाहर के लिए। ये जो नया मॉडल था ना इकोनॉमी का, जो खैर से बैठ गया है और हर जगह बैठ रहा है, यूरोप अमेरिका में भी बैठ रहा है, तो वो थोड़ा लेट आए इसकी तरफ। दूसरा ये कि उनकी मैशत बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ी है, मार्केट बड़ी है, 30-35 करोड़ लोगों की मार्केट है। लिहाजा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। सूबों के अपने भी तो इख्तियारात हैं बिजली पैदा करने के लिए, हम हर दफ़ा वफाक को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये अपनी बिजली पैदा क्यों नहीं करते? शायद ये तो अभी किया इन्होंने, अभी ये जो तरमीम वगैरह हुई हैं तो इन्होंने इनको भी कर दिया। ओवरऑल रूलिंग क्लास सूबों की थी, ये इन सब की इनकम्पिटेंस। ये क्यों नहीं जो है, इन्होंने 88 में जब मंसूबे बनाए तो ये एनविसेज नहीं कर रहे थे यहाँ क्या होगा। ये क्यों नहीं गए सस्ते जो तरीका था बिजली पैदा करने का, वहाँ उस तरफ भी नहीं गए। और आज हम खड़े हैं। और अभी 4 सालों में क्या कर दिया, 5 सालों में क्या किया? वो रेंटल्स आए, उसको लपेटना पड़ गया, वो एक एम्बैरेसमेंट बन गई, पब्लिकली वो बन गई, वो पैसे हुकूमत ने वापस दिलवाए। ये क्या वजह होती है? अभी एहतजाज की सूरत देखते हैं, और बढ़ेगी तो एक हुक्म आएगा तो आपकी बिजली भी आ जाएगी। नहीं, वो ये होता है ना कि जब आप कहीं से इधर मदों से निकाल के थोड़े से पैसे दे देते हैं, वो भी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं इनको, भी हमारे पैसे निकालो। थोड़े बहुत आपने दे दिए, फिर पहिया चलना शुरू हो गया। फिर कुछ महीने डेढ़ बाद फरागत हुई, फिर अगली किस्त आ गई, फिर उन्होंने रोक ली। और हाँ, पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब आयल में भी। और ये बिजली तो जितनी इन्होंने महंगी कर दी है, अब पता नहीं और क्या करना है इन्होंने, रोजाना कर रहे हैं। अब नवंबर से, खैर वो मैं खबर देख रहा था, नवंबर में होगा वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट का। तो बात ये है कि ये अब कोई हल नहीं है ना इनके पास। हल मुझे ये जो मॉडल है और ये जो, और फिर दूसरी मेरे नहीं ख्याल कि इनकी प्रायोरिटी भी ये है बिजली देना। अब इनकी प्रायोरिटी क्या है? अगला इलेक्शन आ गया है,
नवाज वोट शरीफ साहब कैसे से, लेने हैं। नवाज शरीफ साहब से कैसे हमने आउटविट कैसे किससे करना हाथ मिलाना है। किससे हाथ मिलाना है, किसको निकालना है, किसको रखना है। और ये है ही नहीं। यकीन करें कि अब ये बिल्कुल वाज़ेह होगी बात अवाम के लिए कि अवामी मसाइल को जो हल करना। फिर वो समी साहब वाली बात, अवाम अपने वोटों से बदल दे, सब कुछ चेंज कर दें। हाँ बदल देंगे, देखेंगे जब कब बदलते हैं अवाम। अगर तो यही इलेक्ट्रल प्रोसेस रहा, यही लोग आते रहे, फिर चेहरे भी यही रहेंगे। एक कॉलर है पिंडी से, हफीज। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे ये इन पाकिस्तान के सरबराहों के पास, कि ये बगैर बिजली के, यानी जो बिजली बगैर दिए और लोड शेडिंग करके भी बिल पूरे का पूरा आए, ये टेक्नोलॉजी सेल नहीं हो सकती जी कहीं। ठीक, ये शुक्रिया। मतलब बाहर किसी मुल्क को सेल करके, ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। दूसरा ये है कि ये जो कालाबाग डैम है, इसका नाम अगर बेनजीर डैम रख दिया जाए तो शायद ये जल्दी बन जाए, तो इसका नाम बदलवा दिया जाए जी। सही, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कहा। कालाबाग डैम के नाम से तो प्रॉब्लम नहीं कहीं। एक तो ये उन्होंने कहा कि बिलिंग, मुझे जो बात समझे कि जो बिलिंग है ये किसी प्राइवेट कंपनी को बाहर जो है वो आउटसोर्स कर दी जाए तो शायद इस तरह ना हो। लेकिन अगर वो आउटसोर्स कर दी जाए तो पता नहीं कितना फ़र्क पड़ेगा, मगर ये जो बिलिंग में से ये एक्स्ट्रा पैसे हमसे इन्होंने लेने होते हैं, फिर वो ले नहीं पाएंगे। अच्छा, इससे पहले आपने बात की कि शायद इनके पास किसी भी मसले का हल नहीं है। कराची की बात ही कर लें, कराची पुलिस ने ताजरों को असला लाइसेंस दिया और बोला कि कोई भत्ता लेने आए खुद उनको गोली मार सकते हैं। इसका मतलब पुलिस हमारी अहल नहीं रही, नाकाम हो इसका गई। बड़ा जो सलीस तर्जमा है वो ये है कि जनाब पहले तो वहाँ की जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसने हाथ खड़े कर लिए और कहा जी ये हमारे बस का तो काम नहीं है, अब आप खुद ये हथियार हैं, आप संभालें। बात ये है कि ये आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, बता लेने आते हैं, दिल बंदे का यही करता होगा किसी इंडिविजुअल का कि मैं इसको जो आपके साथ ज्यादती करे, मगर क्या एक सिविल वार शुरू कराना चाहते हैं आप, जो ऑलरेडी हो रही है। फिर अगर हर आदमी ने खुद ही वो लॉ लॉर्ड बन गया अपने इलाके का, खुद ही वो ताजर भी है, खुद ही वो बन गया अपना मुहाफिज भी, तो फिर क्या होगा? फिर लोग पर्सनल भी तो जाती दुश्मनियों को फिर इंसान मारना शुरू उसमें आ होगा। जाएंगी। और मतलब ये है कि क्या करें शाजिया, रोज़ आप आ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, प्रोग्राम भी करना होता है हमने, कि ये कोई ऐसा महाज है जिस महाज पे हमें लगे कि यार यहाँ पे ये बड़ा एक ना जी मिसाली हुआ, या चलें ये सेविंग ग्रेस तो है इसमें, इन्होंने कुछ अच्छा तो कर लिया। ये तो अब कराची देख रहे हैं, अभी हमने बलोचिस्तान की बात की थी, यानी बलोचिस्तान भी उसी हम उसको धकेल रहे हैं जिस तरफ कराची को हम पहुंचा सके हैं। और ये जो बात उन्होंने की है इसका नोटिस लेना। एडिशनल आईजी कह रही थी कि 92 में जो कराची में ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से जराइम में बहुत कमी आई थी, वो भी इसी तर्ज का ही था। ये कमी पता नहीं आई है या नहीं आई, लेकिन ये है कि यहाँ पे MQM टारगेट हुई और इस तरीके से बहुत एक सिलसिला चला था। लेकिन मसला ये है कि आप नहीं ठीक कर सकते इस इशू को, इन मसाइल को उस वक्त तक शादी आप ठीक नहीं कर सकते जब तक ये जो हम कहते हैं ना कि हम ये बात तय है और ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जो गैंग्स बन गए हैं, ये जो एक आर्म्ड विंग्स बन गए हैं पार्टीज़ के, जिस वक्त तक आप सीरियसली उनको ख़त्म नहीं करते और फिर आप जो है आपको वोट लेना है आपने असेंबली में, ये ब्लैक मेलिंग आपकी ख़त्म नहीं होती, तो आएंगे बयान देंगे, बयान देके चले जाएंगे, तंग आगे होंगे वो IG साहब जिन्होंने फरमाया कि जी खुद ही बंदूक उठा लें। बिलाल से पूछ लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। बिलाल नसीर, क्या वाकई एडिशनल IG जिन्होंने कल ये मैसेज दिया कि ताजरों को कि अगर कोई भत्ता लेने आया अपने सेल्फ डिफेंस में खुद गोली चला सकते हैं, तंग आकर दिया, पुलिस अहल नहीं रही, कैसा मैसेज दिया है उन्होंने ताजरों को, और ताजर इस मैसेज को कैसे ले रहे हैं? शाजिया, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एडिशनल IG गुलाम शब्बीर शेख हैं, उन्होंने कहा है कि हम सूरत हाल का जायजा लिया और उसके बाद नई हिकमत अमली अपना रहे हैं और हिकमत अमली का में ये फैसला किया है कि हम ताजिरों को लाइसेंस, असला लाइसेंस फराहम करेंगे जिसमें ताजिर अपने सेल्फ डिफेंस में गोली मार सकते हैं उन भत्ताखोरों को जो उनसे भत्ता तलब करने आते हैं या उनको अगवा के लिए, अगवा बरा तावान के लिए उनको अगवा करने आते हैं। उनका ये भी कहना था कि हम जो शहर कराची में वाकयात हो रहे हैं वो सारे टारगेट किलिंग के वाकयात नहीं है, जाती तनाज़ा भी होता है, जाती दुश्मनी होती है, उसमें भी लोग मारे जा रहे हैं, तो सारे हम टारगेट किलिंग कहें तो वो सही नहीं होगा। तो बिलाल, इस बात को जस्टिफाई कौन करेगा? ताजिर अगर किसी को सेल्फ डिफेंस में गोली मारा, इस बात को कौन साबित करेगा कि आया वो वाकई भत्ता लेने आया था? कोई जाती दुश्मनी भी हो सकती है, तो इस तरह एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाएगी वहाँ। इसका कोई लाए अमल उनके पास नहीं है, ना ही उनके पास इसका कोई जवाब है। ताजिरों का भी यही कहना है कि अगर हम सेल्फ डिफेंस में गोली मार देते हैं, अगर वो किसी और को लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और अगर हम गोली मार देते हैं तो उसके कोई साथी भी हमें आकर मार सकते हैं। हम 12-12 घंटे दुकानों पर मौजूद होते हैं, तो हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उनका ये कहना है कि ये तो पुलिस का ना होना के बराबर है। अगर पुलिस हमारे को
नहीं फराहम कर सकती सिक्योरिटी, तो उनका कराची शहर में होना का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ताजिर इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि हमें 12-12 घंटे हम अपनी दुकानों पर रहते हैं, 24-24 घंटे हमारी दुकानें खुली रहती हैं, अगर हम उनको मारेंगे भत्ताखोरों को तो वो हमें, हमारी फैमिली को हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर उनका कोई दूसरा साथी हमें आकर गोली मार के चला जाएगा। जी अच्छा बिलाल, एक में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं कि ये क्या मिस्ट्री है, ये क्या राज या इसरार है कि एक बता लेने वाले ये कोई ऐसी गैर मरई मखलूक हैं, ये कहाँ इकट्ठा होता है, ये किसके पास जा रहा है, इतनी बेबस हैं एजेंसियाँ, इतनी या तो फिर गैर मुअस्सर हैं या इनकॉम्पिटेंट हैं। ये कैसे हो सकता है बड़े शहर में सामने बैठ के लोग जुर्म कर रहे हों, उनकी शनाख्त ना हो सके, ये ना पता चल सके कि उनके पीछे कौन है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, जब भी पुलिस पकड़ती है 2-3 भत्ताखोरों को मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ा जाता है, तो जब ये उनका ना तो ग्रोह सामने आता है और ना ही बताया जाता है कि ये किस ग्रोह से ताल्लुक है। भले पुलिस को पता भी हो, लेकिन पुलिस फिर भी बताने से गुरेज करती है। पुलिस का यही कहना होता है कि तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश के बाद ही बताया जा सकता है कि इनका किस ग्रोह से ताल्लुक है, कहाँ से ताल्लुक है और ये कौन लोग हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।